किस शासक का मूल नाम था भाई? अली गुरशास्प। बताइए फटाफट आंसर करिए, अली गुरशास्प किस शासक का मूल नाम था? यदि मैं बात करूं साथियों, ये घटना कब की है, यदि मैं एक बात आपको बताऊं तो जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं और मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं, सल्तनत काल में जाते हैं, हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना यदि हम देखें, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना गौरी कर रहे हैं, क्योंकि गौरी ने यहां पर रूल किया। ठीक है, गजनवी पहले ऐसे तुर्क आक्रांता थे। पहला मुस्लिम आक्रमण यदि मैं शुरुआत करूं तो अरबी आक्रमण था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, 712 ईस्वी में किया था, लेकिन सिंध क्षेत्र पर किया था। तुर्की आक्रमण पहला किसने किया था? तो गजनवी ने किया था। ठीक है, और गजनवी ने 17 आक्रमण किया, वो हमने देखा। लेकिन भारत पे मुस्लिम शासन की स्थापना मोहम्मद गौरी के समय हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जब 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या होती है साथियों, मृत्यु होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, वो सिपह सालार की उपाधि धारण करता है। लेकिन उसके बाद उसका दामाद एवं पूर्व गुलाम रह चुका बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश होता है। और इल्तुतमिश साथियों जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान खेलते हुए मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है, जो आराम शाह होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है, आराम उसके नाम की तरह ही वो रहता है, तो इस वजह से वो उसे पराजित करता है एक छोटे से युद्ध में, और अपने हाथ में अधिकार, सत्ता, पावर ले लेता है, और लाहौर से राजधानी किसे बना देता है? दिल्ली। और दिल्ली को राजधानी बनाकर दिल्ली सल्तनत का इसीलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक नो डाउट कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। और भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक भी कौन होता है? इल्तुतमिश होता है। गुलाम वंश चलता है, हम गुलाम वंश में इल्तुतमिश को देखते हैं, फिर रजिया सुल्तान को देखते हैं, फिर उसके उत्तराधिकारियों को, इल्तुतमिश के अन्य उत्तराधिकारी, लेकिन उसी बीच में हम बलबन को देखते हैं। बलबन की लौह रक्त की नीति आती है, राजत्व का सिद्धांत देखते हैं। साथ ही साथ हम जब बलबन की मृत्यु होती है तो साथियों कैकुबाद आता है, और कैकुबाद जो कि एक बहुत ही क्या हो जाता है, नशे में डूब जाता है। उसके बाद एक क्यूमर्स, एक छोटे बच्चे को दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है। जो अमीर वर्ग होता है, उलेमा वर्ग होता है, वो अपनी मनमानी करने लगता है। लेकिन इसी बात को देख रहा था कौन? एक तुर्की जो कि खिलजी था, इसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, ये जलालुद्दीन खिलजी ध्यान रखेंगे। और ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पे ये सूबेदार था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। लेकिन जब ये देखता है कि दिल्ली में तो क्यूमर्स, एक छोटा सा बच्चा, सुल्तान बना दिया और बाकी सब कुछ भी चल रहा है, तो ये दिल्ली आता है और क्यूमर्स की क्या कर देता है? हत्या कर देता है, यमुना में उसको फेंक देता है, और खुद दिल्ली में किलो खैरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराता है। कहां कराता है? किलो खैरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराता है। कौन है ये? जलालुद्दीन खिलजी है। इस जलालुद्दीन खिलजी का दामाद है और भतीजा है, दामाद भी है भतीजा भी है, जिसका नाम है अली गुरशास्प। ध्यान रखना, क्या नाम है? अली गुरशास्प इसका नाम है। जब ये दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन बनता है, तो इसे अली गुरशास्प को, ध्यान रखना, कड़ा और मानिकपुर का, ध्यान रखेंगे कहां पे भाई? कड़ा और एंड मानिकपुर का सूबेदार बना दिया जाता है। सूबेदार बना दिया जाता है कहां? कड़ा और मानिकपुर का। कौन सूबेदार बनता है? तो भाई अली गुरशास्प बनता है। ठीक है, अली गुरशास्प बनता है। देखिएगा, अली गुरशास्प यहां पर है मालवा। ठीक है, मालवा, और मालवा के अंतर्गत आता है भिलसा। ठीक है, भिलसा। अली गुरशास्प आज्ञा लेता है और 1206 में, 1206 बोल रहा हूं, 1292 में, 1292 में भिलसा पर आक्रमण करता है, और भिलसा और मालवा को जीतने के बाद बहुत सारा धन जलालुद्दीन को भेजता है। इससे खुश होकर जलालुद्दीन इसे अवध का सूबेदार भी बना देता है। लेकिन अब अली गुरशास्प एक साजिश करता है, और इस साजिश के तहत वो 1296 में, 1296 में साथियों देवगिरी पर आक्रमण करता है, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र का क्षेत्र, देवगिरी पर आक्रमण करता है। यहां पर शासन कर रहा था कौन? रामचंद्र। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र देव यहां पर शासन कर रहे थे, जो किस वंश के थे? यादव वंश के थे। ये शासन कर रहे थे। यहां पर आक्रमण करता है, यहां से भी बहुत सारा धन लूटता है, जलालुद्दीन को भिजवा देता है, लेकिन वो खुद जलालुद्दीन से मिलने नहीं जाता। वो जलालुद्दीन ये षड्यंत्र करता है, जलालुद्दीन से खुद मिलने नहीं जाता है, और बोलता है कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना आज्ञा के देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। ये कौन कह रहा है? अली गुरशास्प कह रहा है जलालुद्दीन खिलजी से। अब जलालुद्दीन खिलजी कहता है, लेकिन मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूं अली गुरशास्प, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आ जाओ, मैं मिलना चाहता हूं। अली गुरशास्प कहता है, नहीं, मैं दिल्ली आऊंगा, आप मेरी हत्या कर दोगे, आप खुद यदि मिलना है तो आप आ जाइए मुझसे मिलने। कहां? इलाहाबाद।
ठीक है भाई साहब, जलालुद्दीन मिलने के लिए अपने दामाद और भतीजे पर विश्वास कर रहे हैं, इतना अच्छा सूबेदार है, क्यों विश्वास नहीं करेंगे, मिलने के लिए इलाहाबाद आते हैं। लेकिन धोखा देते हुए अली गुरसास क्या करता है, जलालुद्दीन की हत्या कर देता है, जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। और जलालुद्दीन की हत्या करके, अपने ही ससुर की हत्या करके, इसका सिर काट के दिल्ली की ओर कूच करता है। दिल्ली पहुंचता है, पूरे दिल्ली में उसके सिर को घुमाता है, बोलता है यदि कोई चुनौती दे सकता है तो दीजिए, नहीं दे सकता है तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार ये अली गुरसास्प जो है, ये अलाउद्दीन, ध्यान रखना किस नाम से, अलाउद्दीन नाम से क्या बन जाता है साथियों, अलाउद्दीन की उपाधि के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ये क्या बनता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है भाई। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का ही मूल नाम था अली गुरसास्प, ध्यान रखिएगा साथियों। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ने लिखने में निरक्षर था अकबर की तरह ही, लेकिन जो इसकी पॉलिसीज थी, इसकी जो योजनाएं थी, इसके विजय अभियान थे, जिस प्रकार से अकबर यहां पे पढ़ने लिखने में पढ़ा लिखा नहीं था, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भी पढ़ा लिखा नहीं था। जिस प्रकार अकबर ने विजय अभियान किए, इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी के भी विजय अभियान देखने को मिलते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की योजनाएं, पॉलिसीज भी बहुत अच्छी रही हैं साथियों। अलाउद्दीन खिलजी भी अपनी राजनीति में उलेमाओं का दखल, धर्म का दखल बिल्कुल क्या कर देता है, दूर कर देता है, उलेमाओं से कोई सलाह नहीं लेता। उसी प्रकार अकबर ने भी किया था, ज्यादा धर्म का दखलंदाजी अपने शासन प्रशासन में नहीं लिया। इसलिए सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। आज मैं आपको इसी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं साथी, ठीक है। और आपको देखिएगा बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए देखते हैं। यदि हम बात करें तो अली गुरसास किसका नाम था भाई, तो नोट कर लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, किसका मूल नाम था भाई, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा पूछा गया है, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा जिसने बनवाया था साथियों, ये बनवाया था कुतुब मीनार के पास, ठीक है, कुतुब मीनार के पास कहां पर भाई, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। एक प्रकार से देखा जाए तो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, किसे, अलाई दरवाजा, जिसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। बुलंद दरवाजा जो कि कहां है, फतेहपुर सीकरी में है। देखो, एक अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, उसी प्रकार बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में, वो अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली बनवाया था, कुतुब मीनार के पास बनवाया था। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम के क्या थे, सूफी संत थे साथियों। उनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। इसे पूर्ण कराया था किसने, तो इल्तुतमिश ने। और इसकी सबसे ऊपरी मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका जो उपयोग होता था वो प्रारंभ में किस लिए होता था, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अलाउल मुल्क, ये कौन है भाई, अलाउल मुल्क, बताइए अलाउल मुल्क कौन है। तो देखें, यहां पर वापस आते हैं। अब देखो, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन चुका है अलाउद्दीन खिलजी साथियों। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है तो वो घोषणा करता है, वो एक और उपाधि धारण करता है, सिकंदर सानी। वो बोलता है कि मैं सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतूंगा, ठीक है, सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीतूंगा। साथ ही साथ वो घोषणा करता है कि मैं पैगंबर की तरह एक नया धर्म चलाऊंगा, खुद एक नया धर्म चलाऊंगा। यह घोषणाएं कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का साथियों एक मित्र था, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, एक मित्र था, और इस मित्र का नाम था अलाउल मुल्क, ठीक है, ध्यान रखना, अलाउल मुल्क इसका क्या था, नाम था। यह क्या था, यदि देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का मित्र था अलाउल मुल्क, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का मित्र था, ठीक है। और मैंने क्या बताया, अलाउद्दीन खिलजी का मित्र था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब किसकी उपाधि धारण करी, सिकंदर सानी, विश्व विजय का कामना करी और नया धर्म चलाने की बात करी, तो मित्र हमेशा मित्र काम आते हैं। और वो मित्र काम आते हैं जो आपकी बड़वारी ना करें। आपने बोला कि अरे मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो भैया अब ऐसा कुछ करने वाला हूं जिससे अचानक से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कोई भी गलत रास्ता आप चुन रहे हो, तो आपका मित्र आपकी एबिलिटी को जानते हुए आपको सही सलाह
सलाह दे, ऐसे मित्रों की आवश्यकता है, भले ही वो कोई भी पद पे हो, कार्य कोई कर रहा हो, सुनना भी चाहिए। देखो सुल्तान बन गए हैं, लेकिन जो अलाउल मुल्क है ये क्या था, दिल्ली का कोतवाल था, दिल्ली का कोतवाल। अब सुल्तान बोलेगा कि मैं तेरी क्यों सुनूं, तो कभी भी ध्यान रखना अच्छे मित्र की सुननी चाहिए, ठीक है। और यही कारण था साथियों, चाहे अकबर भले ही पढ़ा लिखा था लेकिन उसको सलाह देने वाले बहुत अच्छे थे, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भले ही पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसे सलाह देने वाले इतने शानदार लोग थे और वो सलाह मानता भी था अपने इन लोगों की, तभी तो वो एक अच्छा काम कर पाया या कुछ ऐसे काम कर पाया जिससे आज इतिहास में उसे पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक को तो मोहम्मद बिन तुगलक खुद पढ़े लिखे थे, खुद इतने मतलब इतने विषयों के ज्ञाता थे, उसके बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, पागल सन की रक्त पिपासु, क्योंकि अपने आप में से ज्यादा किसी को मान ही नहीं रहे, जो है तो अपना। उन्होंने निर्णय ले लिया, दो आप कर में वृद्धि तो लेना है, अब वो सुन ही नहीं रहे कि भैया आपातकाल आपात का समय चल रहा है, वहां पे अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं हुई है, उपज नहीं हो रही है, तो वहां पे दो आप कर में वृद्धि कर रहे हो। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, तो दिल्ली के कोतवाल था अलाउल मुल्क, और इसके कहने पर उसने सिकंदर सानी की उपाधि तो धारण की, लेकिन विश्व विजय की कामना छोड़ के अलाउल मुल्क कहते हैं भैया विश्व बाद में जीतना, इतना बड़ा भारत है, तुम भारत तो जीत लो फिर विश्व जीतना, और प्लस दूसरा धर्म चलाओगे, जो धर्म है इसी को तुम शांति से देखो, अभी तुम नया धर्म चलाओगे तो जिस धर्म के जो तुम्हारे सैनिक हैं, बड़े बड़े सेनापति, ये सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि राजनीति में धर्म का बहुत क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अलाउल मुल्क कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का मित्र था। महलक देव, महलक देव ये एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के दौरान मालवा पर आक्रमण किया गया, और मालवा पर जब आक्रमण तो ध्यान रखना ये महलक देव कौन थे, मालवा के शासक थे, मालवा के शासक थे महलक देव, ध्यान रखिएगा। और जल्दी से मुझे बताइए कि इस पे यदि देखा जाए तो ये जो मालवा पर आक्रमण किया गया था 1305 में, इसका नेतृत्व किस सेनापति ने किया था, ठीक है। इस अभियान का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने किसे बनाया था, तो नोट कर लेना, आइन उल मुल्क ने, ठीक है, आइन उल मुल्क ने किया था। ऐन उल मुल्तानी, आइन उल मुल्क नहीं है भाई, मुल्तानी ने नेतृत्व किया था। मुझे बताओ अलाउद्दीन खिलजी का वह अभियान जिसका नेतृत्व एक महिला ने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक महिला ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, मलिक काफूर। भाई मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, 1000 दिनारी, इसे किस अभियान के दौरान खरीदा गया था, गुजरात अभियान के दौरान, ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान इसे खरीदा गया था, गुजरात अभियान के दौरान इसे खरीदा गया था। ये क्या था, एक हिजड़ा था, ठीक है, हिजड़ा था, और साथ ही साथ देखा जाए तो मलिक काफूर कौन था भाई, सेनापति था, ठीक है, सेनापति था। किसका सेनापति था, तो ये सेनापति था किसका, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने सिंगल हैंडेड मतलब अकेला सेनापति और सेना और सेनापति, इसने कभी अलाउद्दीन खिलजी या अन्य कोई सेनापति की मदद नहीं ली, अकेले पूरा दक्षिण भारत जीता था। किसके लिए दक्षिण भारत जीता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण भारत जीता था। ध्यान रखना, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, साथियों जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो सेना होती है, सेना को स्थायी रूप से रखता है। जब स्थायी सेना रखेंगे तो स्थायी रूप से उनको पे भी करेंगे, तो स्थायी सेना रखी जब अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी। क्या रखी भाई, स्थायी सेना, ताकि केंद्र में जो सेना है सुल्तान के पास वो हमेशा क्या रहे, उपलब्ध रहे, ठीक है, क्योंकि इसे विजय करनी थी तो स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना रखी तो इन्हें वेतन स्थायी रूप से देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब वेतन इन्हें स्थायी रूप से देना पड़ेगा तो इसके लिए इसने क्या किया, सबसे पहले खम्स को उलट दिया। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है खम्स को उलटने वाला शासक कौन था। खम्स को उलटने का मतलब, खम्स क्या होता था, तो देखो इस्लाम में 3 कर हैं, जजिया, खम्स, खराज और जकात, ठीक है। इसमें से जो खम्स है, खम्स क्या होता था, युद्ध में यदि युद्ध हुआ है तो युद्ध में लूटा गया धन, और युद्ध में लूटा गया धन का जो 80% होता था वो सेना रख लेती थी, और 20% कौन रखता था, क्योंकि सेना स्थायी नहीं होती थी, युद्ध लड़ना होता था, सुल्तान या शासक सेना को एकत्रित करता था, ठीक है। तो जो लोग युद्ध लड़ते थे भाई, वो खम्स, जो भी युद्ध जीतने पर जो क्या मिलता था, धन प्राप्त होता था, उसको सेना अपने में बांटती थी 80%। 20 बस किसे मिलता था, शासक
सबको मिलता था। लेकिन यहां पर जब स्थायी वेतन देंगे तो खम्स को उलट दिया, मतलब यहां पर क्या किया, 80% खुद अलाउद्दीन ने रखा, ठीक है, सुल्तान ने रखा। सुल्तान ने कितना रखा, 80%, और 20 किसे दिया, सेना को दिया, ठीक है। तो खम्स को पलट दिया। और फिर अब देखो, अब सेना को स्थायी वेतन दे रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में आप कैंटीन देखते हो ना, मिलिट्री कैंटीन, उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी सेना के साथ साथ, चूंकि ये अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से लागू की गई थी, इसीलिए इसका लाभ सभी नागरिकों को मिला। तो स्थायी सेना रखी, और इस स्थायी सेना को निश्चित वेतन में क्या हो सके, उनका घर परिवार या पूर्ति हो सके, इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था, बाजार नियंत्रण, ठीक है, बाजार नियंत्रण। इसके तहत उसने क्या किया, बाजार नियंत्रण के तहत क्या किया, तो सबसे पहले तो उसने किसानों से सीधा, सुल्तान ने किसानों से सीधा संपर्क किया, बिचौलियों को हटा दिया, ठीक है। ध्यान रखना, जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जो था, वो था क्या मुख्य रूप से, तो इसने सीधे, सुल्तान ने किससे संपर्क किया, किसानों से संपर्क किया, ठीक है, किसानों से सीधे अनाज लेना प्रारंभ किया, बिचौलियों को हटा दिया, ठीक है। बिचौलिए जो कि क्या करते थे साथियों, बिचौलियों को हटा दिया, सबसे पहला काम कर दिया इसने। फिर इसने क्या किया, दीवान ए रियासत की स्थापना कर दी। इसके अंतर्गत दीवान ए रियासत, जिसका प्रमुख से मलिक याकूब को बनाया था, तो दीवान ए रियासत इसके लिए, ठीक है, एक विभाग बना दिया जो कि सीधे किसानों से खरीदी करेगा अनाज की। फिर इसने सहना-ए मंडी की स्थापना की। सहना-ए मंडी क्या करता था, सहना-ए मंडी विभाग का काम था कि जो बाजार है यहां पर नजर रखी जाए कि कोई भी व्यापारी जो दाम निश्चित किए गए उन दामों से अतिरिक्त शुल्क पर क्या ना करे, बिक्री ना करे। एक दूसरा, यदि कोई व्यापारी नाप तौल कम कर रहा है साथियों, तो नाप तौल कम कर रहा है, जो भी व्यापारी यदि कम तौलते हुए पकड़ा जाएगा तो जितना कम वो तौलेगा उतना उसके शरीर से मांस जो है निकाल लिया जाएगा। आप सोच रहे हैं ना, मतलब 2-5 किलो ज्यादा तुल गया तो फिर भैया पूरे के पूरे इंसान तुल गए, मांस की तो छोड़िए, ठीक है। तो इस तरीके से बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बरीद और मुनिहास नाम के गुप्तचर इसमें उसने लगाए ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो सके। और इस तरीके से बाजार नियंत्रण व्यवस्था अभी वर्तमान में जो महंगाइयां बढ़ रही हैं, जो कालाबाजारी हो रही है, इसके लिए भी ये बहुत ही प्रासंगिक क्या हो जाती है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसकी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए साथियों अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। दीवान रियासत, सहना-ए मंडी की स्थापना। फिर देखिए द्वार समुद्र ये किसकी राजधानी थी, तो होयसाल वंश की क्या थी, ये राजधानी थी। यहां का शासक कौन था, वीर वल्लाल, ठीक है, वीर वल्लाल देव यहाँ का शासक था, ठीक है, जिसे मलिक काफूर ने पराजित किया था। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि थे। खजाइन उल फुतूह, इनकी एक रचना है, खजाइन उल फुतूह, ठीक है, खजाइन उल फुतूह में, जिसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ खजाइन उल फुतूह में रणथंबोर में हुए जौहर का चित्रण भी मिलता है, जो कि अमीर खुसरो ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। रणथंबोर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो यहाँ पे जो जौहर हुआ उसका चित्रण भी किया गया है खजाइन उल फुतूह में, ध्यान रखना, ठीक है। यदि हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे ध्यान रखना, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे, अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न देखें, खिजराबाद भाई यदि हम बात करेंगे तो जो आपके क्या थे राजा, यदि हम बात करें तो जो आपका कौन था भाई, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर आक्रमण करता है, तो
चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कहां पर करता है भाई? चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ पर किसका शासन था? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर किसका शासन था? राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह, ठीक है, सभी जानते हैं राजा रतन सिंह। इन पर आक्रमण करता है कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। और चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में किया था, 1303 में। इसके बाद यदि हम देखें तो यहीं पर आपको मिलते हैं रानी पद्मिनी के बारे में सुनने, रानी पद्मिनी के बारे में सुनने मिलता है, ठीक है, जिनके संबंध में एक मतलब दंत कथा है, ऐसा कुछ वास्तविक रूप में हुआ ऐसी कोई मतलब स्पष्ट जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलती है। लेकिन जब चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी जीतता है तो अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, खिज्र खां को यहां नियुक्त भी कर देता है और खिज्र खां के नाम पर इसका नाम क्या कर देता है कि नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर देता है? खिजराबाद कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखेंगे, है ना। तो रानी पद्मिनी जिनका जौहर भी हुआ था, और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक रचना लिखी है पद्मावत, ठीक है, किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ना। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने जब स्थायी सेना रखी साथियों, तो इसने जब स्थायी सेना रखी तो सबसे पहले तो सेना में भ्रष्टाचार ना हो। लोग क्या करते थे? सेना में भर्ती हो गए, अब स्थायी सेना रख ली। उस समय अभी के जैसे तो था नहीं कि भाई सारा वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा। अब लोग आए, सेना में भर्ती हो गए, वेतन भी ले लिया, और जब युद्ध लड़ने की बारी आई तो पहुंचे ही नहीं। अब ऐसा हो भी जाता है कई बार, है ना, वास्तविक रूप से भी होता है कि भाई मान लो कुछ लोग हैं और मतलब जो पहले युद्ध होते थे उसमें इसी तरीके से होता था कि युद्ध में सेना में भर्ती हैं, जब युद्ध लड़ने का समय आया तो पहुंचे ही नहीं, ठीक है। राजा ने देखा कि हमारी सेना में कितने 50,000 सैनिक थे, जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कितने खड़े हैं? 20,000 खड़े हैं, 30,000 गायब हैं, ठीक है। बेचारा राजा 30,000 सैनिक के साथ युद्ध लड़ रहा, थे कितने? 50,000 को खिला रहा था। तो इसके लिए इसने क्या किया? सबसे पहले तो सैन्य सुधार करते हुए दाग और हुलिया प्रथा, ठीक है, दाग और हुलिया प्रथा, ठीक है, और हुलिया, सैनिकों का हुलिया, और दागते किसके थे? घोड़ों को, ठीक है, घुड़सवार सेना बनानी है। पता चले क्या हुआ कि भाई मैं सेना में भर्ती होने गया, मेरे पास घोड़ा है, मैं अपना घोड़ा लेके गया सेना में, मैं घुड़सवार बनूंगा, मेरे पास घोड़ा है। तो हमने अपने घोड़े को ले गए और घुड़सवार सैनिक के रूप में वहां पर हमारा नाम दर्ज हो गया, हम भर्ती हो गए, ठीक है। अब हमारा दोस्त मिला, यार मेरे पास ना घोड़ा नहीं है यार, और मुझे भी घुड़सवार सेना में भर्ती होना, भाई तेरा घोड़ा दे ना, प्लीज दे दे यार। तो हमने बोले चल तू मेरा घोड़ा ले जा। अब वो हमारा घोड़ा ले गया, वो भी जाके क्या हो गया? सेना में भर्ती हो गया। फिर उसके दोस्त ने उससे घोड़ा मांग लिया रास्ते में ही, तो एक ही घोड़े को लेके 3 लोग सेना में भर्ती हो गए भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ये सब, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद सूबेदार रहा ना, वो सब जान रहा है फर्जीवाड़ा क्या हो रहा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कांस्टेबल जिले के एसपी से ज्यादा जानकारी, जिले के बारे में जानकारी या इन सब चीजों की जानकारी कांस्टेबल को रहती है। वो सब ग्राउंड पे रहते हैं दिन भर, तो वो सब जान रहे कहां क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी जान रहे, तो सबसे पहले उसने क्या बोला? यदि घोड़ा आएगा तो उसे दाग दो ताकि कोई और, अब तुम जब अगली बार जब लेके गए बोले अच्छा बेटा तुम उसका घोड़ा लेके आए, तो पिटाई पड़ी तुम्हें। तो घोड़े को दाग दो और सैनिकों का रख लो हुलिया। जब हुलिया रख लेंगे और जो सैनिक नहीं पहुंचेगा तो उसे दिया जाएगा दंड। तो दाग और हुलिया प्रथा इसने प्रारंभ की थी सैन्य सुधार के अंतर्गत, और सैनिकों को स्थायी सेना रखी थी, उन्हें स्थायी वेतन पे उन्हें रख लिया था और खम्स को पलट दिया था, ठीक है, सैन्य सुधार के अंतर्गत, ध्यान रखना।